Alright, so we will continue with chemical reactions. I guess we had done a substantial portion yesterday for chemical reactions and their equations. Chemical reactions and their equations. So today we will start with characteristics of chemical reactions. Okay? So what were the characteristics? How will we identify whether a chemical reaction is taking place? So these are certain features that will make us identify. तो एक तो भाई साहब आपका एवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है. वी हैव सीन दैट सम गैसेज आर कलर्ड, ठीक है, सम गैसेज आर बेसिकली हैविंग अ स्मेल एंड द रिमेनिंग 3 गैसेज विच आर नॉट कलर्ड और नीदर हैविंग एनी स्मेल. ओके, नीदर कलर नॉर ओडर, नीदर कलर नॉर ओडर. व्हाट आर दोज गैसेज? दे आर बेसिकली ऑक्सीजन, hydrogen and carbon dioxide. So and we have different tests in order to basically confirm whether they are getting evolved or not. So for oxygen what we will do is we will bring a lighted matchstick close to it. If it glows more then it will be basically a supporter of burning. For carbon dioxide we have 2 tests. We bring a lighted matchstick close to it. If it gets extinguished then definitely it is carbon dioxide, and if it turns lime water milky, it basically turns lime water milky. So lime water turns milky out here. For hydrogen what test do we have? For hydrogen what test do we have? Again it burns with a, one second, just 1 minute. Okay, so hydrogen will burn basically with a popping sound. There will be a sound, that is hydrogen burns with a popping sound. Okay, so it is a supporter of burning again. Okay, so these were certain points that we need to remember about chemical reactions and equations. Okay, इसके बाद क्या था भाई साहब? फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. जैसे आप अगर खौलते हुए दूध में थोड़ा सा नींबू निचोड़ देंगे तो वो जो पनीर जो बन जाता है उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट. ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट बेसिकली मीन्स क्या होता है कि आप किसी सोल्यूशन में, ठीक है, लेट्स से इफ यू आर टेकिंग अ सोल्यूशन हियर, अगर आप कोई सोल्यूशन लेते हैं, क्लियर सोल्यूशन है, ठीक है, इसमें जो आपके सल्यूट्स हैं, सॉल्वेंट्स हैं, ये आपको दिख नहीं रहे हैं, लेकिन अचानक से जो सल्यूट है, ठीक है, वो अगर ऐसे जमने लगे नीचे, ठीक है, मतलब इनसोल्यूबल बन जाए, तो प्रेसिपिटेट तब बनता है जब इनसॉल्युबिलिटी होती है. ठीक है, इनसॉल्युबिलिटी होती है, तो इनसॉल्युबिलिटी में प्रेसिपिटेट बनने लगता है. और प्रेसिपिटेट के अलग अलग कलर्स होते हैं, प्रेसिपिटेट के अलग अलग रिएक्शंस होते हैं. सो फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, किसी अगर केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है देन इट इज़ एन इंडिकेशन दैट केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. ठीक है, ओके, जैसे दूध से पनीर का बनना ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. दूध से पनीर का बनना, ठीक है, फिर पनीर से आप दूध नहीं बना सकते, राइट. सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. चेंज इन कलर, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में चेंज इन कलर होता है. चेंज इन टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको बोला 2 टाइप के रिएक्शंस होते हैं. एक होता है आपका एक्सोथर्मिक एंड द अदर वन इज एंडोथर्मिक. सो इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस व्हाट हैपेंस, हीट इज इवॉल्व. एंडोथर्मिक रिएक्शंस व्हाट हैपेंस, हीट इज कंज्यूम्ड. ठीक है, देन वी हैव चेंज इन स्टेट, तो इसमें चेंज इन स्टेट होता है. ठीक है, सॉलिड से लिक्विड का होना, लिक्विड से सॉलिड का होना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो एनी ऑफ दीज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन टेल अस वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट. तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स से हम बता सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं. एनी ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स विल टेल अस whether a chemical reaction is taking place or not. For example, if on mixing 2 substances a gas is evolved, then we can say that the chemical reaction has taken place. अगर 2 substances को हम mix कर रहे हैं और गैस इवॉल्व हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है. ठीक है, सो दीज आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी हैव. सो लेट्स से विल टॉक फर्स्ट अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ गैस. ठीक है, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ गैस. तो जैसे मैंने बताया कुछ गैसेज होते हैं जिनको आप उनके कलर से या उनके स्मेल से पहचान सकते हैं. ठीक है, बट द रिमेनिंग कलरलेस एंड odorless gases, but the remaining colorless and odorless gases, let's say we have oxygen, then we have hydrogen, ठीक है, and then we have carbon dioxide. These have different specific tests. ठीक है, okay, some chemical reactions are characterized by evolution of a gas. देखिए यहाँ पे जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं सारे में ये नहीं होंगे, कहीं पे हो रहा है कहीं पे नहीं हो रहा है. ठीक है, कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है लेकिन शायद गैस इवॉल्व नहीं हो रहा है. ठीक है, इन सम प्लेसेस केमिकल रिएक्शन इज हैपनिंग बट नो गैस इज गेटिंग इवॉल्व. सो इट डजंट मीन कि विदाउट द एवोल्यूशन ऑफ गैस
देयर विल बी नो केमिकल रिएक्शन. ओके, केमिकल रिएक्शन में ऐसे चीज़ें होती हैं. ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल एवोल्यूशन ऑफ अ गैस व्हेन जिंक ग्रैन्यूल्स आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. देखिए जिंक क्या है, जिंक बेसिकली एक मेटल है. ठीक है, जिंक एक मेटल है. ठीक है, और इसको हमने ट्रीट किया है सल्फ्यूरिक एसिड से. किसी भी एसिड से जब आप मेटल को ट्रीट करते हैं, मेटल प्लस एसिड, आगे चल के आप पढ़ेंगे, तो आपका बनता क्या है, मेटल सॉल्ट बनेगा. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड बेसिकली जिंक सल्फेट, जिसको हम मेटल सॉल्ट भी बोलते हैं. वी ऑल्सो कॉल दिस एज मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व. ठीक है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैस की इवोल्यूशन हो रही है. कैसे हम समझेंगे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है, ऐसे बुड़ 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 ऐसे ऐसे आपका जैसे गैस इवॉल्व होता है ना, ठीक है, वाटर में, तो इस तरह से आपके बबल्स इवॉल्व होते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हमको पता चल जाएगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है. ठीक है, सो कभी भी किसी भी मेटल को आप जब एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, यू विल ऑलवेज गेट अ मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व. सो हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व. तो अगर समझ लो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक ग्रैन्यूल्स है, आपने इसमें क्या डाला, व्हाट यू हैव डन इज, ठीक है, then bubbles of hydrogen gas are produced. So the chemical reaction between zinc and dilute sulfuric acid is characterized by the evolution of hydrogen gas. तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होता है. ठीक है, तो आप यहाँ पे टेक सम जिंक ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क, एड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ओवर जिंक ग्रेन्यूल्स. तो आपने एसिड ऐड किया यहाँ पे, वी विल सी दैट बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस बीइंग फॉर्म्ड अराउंड द जिंक ग्रेन्यूल्स. तो आपके बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस निकलेंगे यहाँ से. इफ वी टच द कॉनिकल फ्लास्क विथ आवर हैंड, we will find that if somewhat hot. यहाँ पे sorry, we will see that it becomes hot. तो एक हीट एवोल्यूटिंग रिएक्शन है. तो यहाँ पे देखो राइज इन टेम्परेचर है, मतलब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, राइज इन टेम्परेचर हो रहा है. राइज इन टेम्परेचर कौन सा रिएक्शन होता है बोलो, एक्सोथर्मिक. सो दिस इज बेसिकली एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, ये हम बाद में पढ़ेंगे. फिलहाल हमको यहाँ पे एवोल्यूशन ऑफ गैस से मतलब है. ठीक है, सो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एसिड, आप देखोगे कोई भी मेटल, ठीक है, ये जनरल बिहेवियर ही है. देखो कोई भी मेटल के साथ आप किसी एसिड को रिएक्ट करवाओगे, सो यू विल ऑलवेज गेट द मेटल सॉल्ट, यू विल गेट द मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यू विल गेट द मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है. यू विल ऑलवेज गेट द मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. So when magnesium reacts with dilute acid like dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid, ठीक है, तो मैग्नीशियम का देख लेते हैं. जैसे देखिए अगर हम मैग्नीशियम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ लेट्स से HCl. ठीक है, ये डाइल्यूट एसिड है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है. दिस इज बेसिकली डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ठीक है, दिस इज मैग्नीशियम इन द magnesium in solid state. This is magnesium in solid state. So when it is reacting with dilute hydrochloric acid, what do we get? What do we get? Magnesium chloride. Magnesium chloride, we will get basically magnesium chloride. Magnesium chloride plus hydrogen gas. Okay, so this will give magnesium chloride plus hydrogen gas. Are we clear on this one people? ठीक है, सो मैग्नीशियम प्लस 2HCl विल गिव अस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है. ओके, सो ये जो हाइड्रोजन गैस है ये बबल्स की तरह इवॉल्व होगा. दिस विल बेसिकली इवॉल्व लाइक बबल्स. सो व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद अ डाइल्यूट एसिड लाइक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इवन देन हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व. ठीक है, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच गैस इज इवॉल्व. व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पोर्ड ओवर सोडियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व. ठीक है, अगर आपने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के ऊपर डाला, ठीक है, सो जैसे, तो इसको आप कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक. ठीक है, ये लाइटेड मैच स्टिक जो होगा, लाइटेड मैच स्टिक, इट विल बर्न विथ अ पॉपिंग साउंड, विथ अ पट्ट से आवाज होगा ये. ठीक है, इट विल बर्न विथ अ पॉपिंग साउंड. क्लियर है, समझ में आ रहा है. अगर हमने यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट के साथ देखे, तो ज़रूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ पे देखो अगर कार्बोनेट, व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पोर्ड ओवर सोडियम कार्बोनेट, देन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व. ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं. दिस इज बेसिकली सोडियम कार्बोनेट.
ये फार्मूलाज कैसे बनते हैं या इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसे ऐसे होता है, वी विल सी दैट लेटर, बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट अंडरस्टैंड। तो ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। दिस इज बेसिकली योर सोडियम कार्बोनेट विच इज़ इन द सॉलिड फॉर्म, ठीक है। इस पे आपने HCl ऐड किया है, तो व्हाट इज इट दैट विल फॉर्म, दिस विल फॉर्म NaCl प्लस, ओके, H2O प्लस CO2, ठीक है। यहाँ पे NaCl फॉर्म होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपको 2 NaCl लेना पड़ेगा, तो दिस विल बी 2 NaCl प्लस H2O प्लस CO2, यस दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये सोडियम क्लोराइड हो गया, दिस इज बेसिकली सोडियम क्लोराइड, दिस इज सोडियम क्लोराइड, this is obviously water and this is carbon dioxide. So there again we see a colorless and odorless gas that is getting evolved, carbon dioxide. How will we recognize that this is carbon dioxide? कैसे हमको पता चलेगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। this has two tests, it extinguishes a burning matchstick, ठीक है, it extinguishes a burning matchstick and what will it do, it will turn lime water milky, it turns lime water milky, it will turn lime water milky. So these are the two features that we have for this type of a reaction, ठीक है। So the chemical reaction between sodium carbonate and dilute hydrochloric acid is characterized by the evolution of carbon dioxide gas. Generally a metal plus any, generally, तो आपने अभी क्या बोला, देखिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि अभी तो आपने बोला कि भाई मेटल प्लस एसिड होता है आपका हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो देखो दो चीज़ें हैं, अगर आप मेटल, सिर्फ मेटल को ले रहे हैं, मेटल प्लस एसिड ले रहे हैं आप, तो ये आपको देगा मेटल सॉल्ट, दिस इज गोइंग टू गिव यू मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे मेटल कार्बोनेट ले रहे हैं, इफ़ यू आर टेकिंग मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड ले रहे हैं, तो आपको ये क्या देगा, दिस विल गिव यू मेटल सॉल्ट, दिस विल गिव यू मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर मेटल प्लस एसिड दे रहा है तो मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस होगा, अगर मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड दे रहा है तो मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, मेटल सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर भी इवॉल्व होगा इसमें, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी विल गेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। बिफोर वी गो फर्दर, we should know the meaning of the term precipitate. So what is a precipitate? Precipitate is basically a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction. तो एक chemical reaction में से precipitate जो है तो separate out हो जाता है, ठीक है। precipitate is a solid product, तो एक liquid में से जो solid product separate out हो जाता है उसको हम बोलते हैं precipitate. A precipitate is a solid product which separates out from the solution during a chemical reaction. A precipitate can be formed by mixing aqueous solutions, that is water solutions of reactants, when one of the products is insoluble in water. जब एक प्रोडक्ट जो है तो insoluble है वाटर में, क्लियर है, समझ में आ रहा है। मतलब देखो जब भी वाटर में insolubility होती है या सोल्यूशन में insolubility होती है तभी precipitate बनेगा, मतलब वो precipitate settle down हो जाएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है। Any confusions with regards to precipitate? Precipitate मतलब देखो क्लियर सोल्यूशन था, अभी उसमें से धीरे धीरे नीचे चीज़ें जमने लगी हैं, तो जमने लगी हैं मतलब सॉलिड फॉर्म में वो नीचे आ रही है, तो जिसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट, ठीक है। ओके, सो अ प्रेसिपिटेट कैन बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग एक्वस सॉल्यूशंस, वाटर सॉल्यूशंस विद रिएक्टेंट्स व्हेन वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इनसॉल्युबल इन वाटर। एक प्रोडक्ट अगर इनसॉल्युबल हो जाता है तो उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। आपने अगर सैंड लिया, सैंड, और उसको भाई साहब पानी में घोल दिया तो क्या होगा, वो धीरे 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 नीचे जमने लगेगा, राइट, प्रेसिपिटेट बनने लगेगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि भाई खौलते हुए दूध में आपने नींबू निचोड़ दिया तो व्हाट विल हैपन, दिस पनीर जो है तो नीचे जमने लगेगा, सो दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबिलिटी होती है कोई भी चीज़ का, जैसे चाय में प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, है ना, दूध में आपने चीनी घोला तो वो प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा क्योंकि वो पूरा पूरा सॉल्युबल है, ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपका प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो प्रेसिपिटेट बनने के अलग अलग कंडीशंस होते हैं, अलग अलग टेम्परेचर्स में प्रेसिपिटेट बनते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। सो अ प्रेसिपिटेट कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाई पासिंग अ गैस इनटू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस, लाइक पासिंग, जैसे आपने देखा, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है। सो आपका जैसे समझ लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम लाइम वाटर बोल रहे हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और इस पे जब आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं, ये बेसिकली क्लियर सोल्यूशन है, दिस इज अ क्लियर सोल्यूशन, ठीक है। इसका देखो इस तरह से हम लिखते हैं, एक्वस सोल्यूशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, दिस इज बेसिकली
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें आप क्या पार कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक पानी भरा हुआ है और उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड ब्लो आउट कर रहे हैं, ठीक है, एक स्ट्रॉ से। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा और क्या बनाएगा भाई साहब, CaCO3 प्लस H2O, ठीक है, CaCO3 प्लस H2O, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट, दिस विल बी बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका प्रेसिपिटेट, दिस विल बी बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेसिपिटेट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? आई क्या हो रहा है, दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ प्रेसिपिटेट। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है? ओके, so we'll now talk about the precipitates that are formed. Okay, formation of a precipitate. Some chemical reactions are characterized by the formation of a precipitate. For example, when potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate, then a yellow precipitate of lead iodide is formed. ठीक है, देखो जब आप पोटेशियम, देखिए यहाँ पे क्या है, बेसिकली पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, ठीक है, इट इज पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, और इसमें आप लेड नाइट्रेट है, PbNO3, ये लेड नाइट्रेट है। पोटेशियम आयोडाइड को जब इसके साथ आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, देन अ येलो सोल्यूशन ऑफ लेड आयोडाइड, ये लेड आयोडाइड जो है तो प्रेसिपिटेट है, ठीक है, प्लस KNO3, ठीक है, ये बन जाएगा आपका, ठीक है, PbI2, ठीक है, ये आपका KNO3 बन जाएगा। ये पोटेशियम नाइट्रेट सोल्यूशन है, दिस इज क्लियर सोल्यूशन, ये क्लियर सोल्यूशन है, लेकिन ये इसमें सोल्यूबल नहीं है, जिसकी वजह से ये नीचे सेटल डाउन करने लगेगा, ठीक है। सो प्रेसिपिटेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का जब फॉर्मेशन होता है, जो सोल्यूशन में इनसॉल्युबल है, तब हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। व्हेन कलरलेस सोल्यूशंस ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, देखो यहाँ पे दोनों लेड, पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट दोनों कलरलेस है, लेकिन जैसे आप इन दोनों को मिक्स करते हैं एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और येलो प्रेसिपिटेट किसका है, लेड आयोडाइड का है, ठीक है, इट इज बेसिकली ऑफ लेड आयोडाइड, ठीक है। ओके, सो thus the chemical reaction between potassium iodide and lead nitrate is characterized by the formation of a yellow precipitate of lead iodide. तो आपने थोड़ा बहुत lead nitrate solution लिया हुआ है in a test tube, colorless solution है ये, this is basically a colorless solution, ठीक है। You are adding potassium iodide to the solution, ये potassium iodide जो solution है, ठीक है, this is also colorless, this is also basically colorless. A yellow precipitate of lead iodide is formed. तो आप देखेंगे एक येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, एक इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, जिसको हम लेड आयोडाइड बोलेंगे। अ चेंज इन कलर, सो देयर विल बी अ चेंज इन कलर फ्रॉम कलरलेस टू येलो कलर। पहले ये कलरलेस था, नाउ इट विल फॉर्म येलो कलर, ठीक है, टेक्स प्लेस इन दिस केमिकल रिएक्शंस। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, ठीक है। तो ये बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन है, देखिए दिस इज बेसिकली बेरियम क्लोराइड सोल्यूशन, और इस पे आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हैं। सो व्हाट इज इट दैट इज गेटिंग फॉर्म, दिस इज फॉर्मिंग बेरियम सल्फेट प्लस प्लस प्लस, यहाँ पे देखो बेरियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा और ये प्रेसिपिटेट बनाएगा प्लस H2O प्लस Cl2, ठीक है, जो भी होगा, लेकिन यहाँ सॉरी 2HCl होगा, BaSO4 प्लस 2HCl, ठीक है। ये जो है देखिए प्रेसिपिटेट बना देगा, दिस विल फॉर्म अ प्रेसिपिटेट, इट विल सेटल डाउन एज अ प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो दिस विल बी अ वाइट प्रेसिपिटेट, दिस विल बी अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। दस द केमिकल रिएक्शन between sulfuric acid and barium chloride solution is characterized by the formation of a white precipitate of barium sulfate. Clear है? So these are examples in which you see that the reactants are in clear solution form. Reactants जो हैं आपके reactants यहाँ पे जो हैं they are in a clear solution form. Reactants are in a clear solution form. However, after the reaction they are forming precipitates. तो रिएक्टेंट्स क्लियर सोल्यूशन फॉर्म में है, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन दे आर फॉर्मिंग प्रेसिपिटेट्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके। नाउ चेंजेस इन कलर, सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन कलर, ठीक है। तो कुछ केमिकल रिएक्शंस में क्या हो जाता है, देयर इज अ चेंज इन द कलर। फॉर एग्जांपल व्हेन सिट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन, ठीक है। अगर सिट्रिक एसिड बेसिकली किसी भी हमको
क्या कहते हैं फल से मिल जाएगा, किसी भी आपके फ्रूट से मिल जाएगा, ठीक है। जितने भी खट्टे फ्रूट होते हैं उसमें सिट्रिक एसिड रहता है। सिट्रिक एसिड रिएक्ट्स विद पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन, द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डिसअपीयर्स, ठीक है। तो इसमें जो पर्पल कलर, देखिए पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, जैसे आपने अगर एक बीकर में पानी लिया और उसमें एक छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया तो ये पूरा पानी जो है तो पर्पल कलर का हो जाएगा। ये डिफ्यूजन से पोटेशियम परमैंगनेट के कलर स्प्रेड आउट होते हैं। पिछले साल आपने 9th में पढ़ा था ये एक्सपेरिमेंट, व्हेन यू एक्चुअली पुट अ पीस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट in water solution, then the entire water solution will become purple. It will become purple in color because this entire color becomes purple, क्योंकि ये इसके पार्टिकल जो है तो वाटर मॉलिक्यूल्स में डिफ्यूज हो जाते हैं, तो आपका पूरा वाटर का कलर पर्पल हो जाता है, ठीक है। अभी इस पर्पल कलर में अगर आप सिट्रिक एसिड डाल दें, इफ यू बेसिकली pour in citric acid, then what will happen, this color, it will become colorless, it will become colorless. So this is an example when during a chemical reaction we are saying that there is a change in color, ठीक है। So we have seen the evolution of gas, we have seen the formation of precipitate, and now we are seeing the change in color, ठीक है। So यहाँ पे change in color हो जाएगा। So the chemical reaction between citric acid and the purple colored potassium permanganate solution is characterized by a change in color from purple to colorless. तो ये purple से colorless हो रहा है। We can perform the reaction between citric acid and potassium permanganate। तो लेमन जूस में देखिए क्या होता है, किसी भी खट्टे फ्रूट में आपका सिट्रिक एसिड रहेगा, कोई भी खट्टा फ्रूट अगर रहेगा। सो वी विल यूज लेमन जूस एज अ सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड फॉर कैरिंग आउट दिस रिएक्शन। टेक सम डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में आपने डाइल्यूट पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन लिया है, इसका भाई साहब क्या कलर होता है, पर्पल कलर होता है। ऐड लेमन जूस टू इट ड्रॉप वाइज विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर एंड शेक द ट्यूब। तो आप उसमें लेमन जूस को ऐड कर रहे हैं। द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन, तो ये जो पर्पल कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट सोल्यूशन का धीरे धीरे फेड अवे हो जाता है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली इट बिकम्स कलरलेस, और ये धीरे धीरे पूरा कलरलेस हो जाएगा। क्लियर है। सो लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच अ चेंज इन कलर टेक्स प्लेस व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। ये आपका K2Cr2O7 है, तो ये एसिडिफाइड है, मतलब थोड़ा सा एसिडिक है। आप इस पर क्या कर रहे हैं भाई साहब, इन विच व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस, आप इस पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 होता है ये, ठीक है। दिस इज एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है, एसिडिफाइड। और इस पर आप क्या पास कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ अ गैस पास कर रहे हैं, ठीक है। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज गैस इज पास टू पोटेशियम डाइक्रोमेट, द ऑरेंज कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट चेंजेस टू ग्रीन। तो यहाँ पे ऑरेंज है, ऑरेंज टू ग्रीन हो जाएगा ये, ठीक है। सो दिस विल चेंज टू डार्क ग्रीन। क्लियर, ओके। द ऑरेंज कलर ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट चेंजेस टू ग्रीन, thus the chemical reaction between sulfur dioxide gas and acidified potassium dichromate solution is characterized by a change in color from orange to green। तो यहाँ पे आप change in color notice कर रहे हैं, ठीक है, ओके। Before we go further, we should know why temperature changes take place in a chemical reaction। तो अभी हम temperature की बात करेंगे। So we have seen what all we have seen till now, people are जल्दी बोलना है। We have seen what is the evolution of a gas, ठीक है, formation of a precipitate, change in color। Now the two more leftovers will be change in temperature and change in state, ठीक है। So how do we recognize change in temperature? I'm sorry. Before we go to further, we should know why temperature change takes place in chemical reaction। तो temperature change क्यों होता है in a chemical reaction? Chemical reactions often produce with heat energy। तो कुछ reactions में आपको heat देना पड़ता है और कुछ reactions में heat evolve होता है अपने आप ही, ठीक है। So the reactions in which heat is evolved is known as exothermic। The reactions which would require heat to be performed are known as endothermic। जहाँ पे heat आपको देना पड़ेगा उसको आप endothermic बोलोगे, और जहाँ से heat evolve होगी उसको आप exothermic बोलोगे, ठीक है। So when a chemical reaction produces heat energy, then the temperature of the reaction mixture rises। वो temperature का उसका बढ़ जाएगा, ठीक है, and it becomes hot। In some cases, however, chemical reactions absorb heat energy। तो कहीं कहीं पे heat energy लगता है। When a chemical reaction absorbs heat energy, then the temperature of the reaction mixture falls or decreases। तो temperature गिरेगा and becomes cold। So when we talk of change in temperature in a chemical reaction, it can be either rise in temperature or fall in temperature। तो rise in temperature अगर हो रहा है तो it is basically an exothermic reaction, और fall in temperature अगर हो रहा है तो it is basically an endothermic reaction।
Another point to be noted is that in a compound, calcium oxide is known by two names, lime and quicklime. तो CaO basically इसको हम quicklime के नाम से भी जानते हैं. This is also known by quicklime or lime. ठीक है, quicklime और lime. Lime water अलग होता है. Lime water is CaOH2. ठीक है, quicklime is CaO. इसको सॉलिड फॉर्म में हम लिखते हैं quicklime. ठीक है, चूना चूना जो आप लगाते हैं, ठीक है, नहीं लगाते, ओके. CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है ये. ठीक है, थोड़ा थोड़ा तो लगा ही लेते हैं ना, सबको थोड़ा थोड़ा, पेरेंट्स को थोड़ा थोड़ा, टीचर्स को थोड़ा थोड़ा, है ना. तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया भाई साहब आपका. कैल्शियम ऑक्साइड इज बेसिकली कॉल्ड क्विकलाइम. क्लियर है, समझ में आ रहा है. इसको जब आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो इट फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ओके, एंड द कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो ये कैल्शियम के कुछ नाम है जिनके कॉमन नेम्स आपको आने चाहिए. जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है ये, इसका जो केमिकल नेम है वो है कैल्शियम ऑक्साइड. दिस इज बेसिकली द प्रॉपर केमिकल नेम. ठीक है, सॉलिड फॉर्म में. और इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ क्विकलाइम. ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ क्विकलाइम, और वी कैन ऑल्सो कॉल्ड एज लाइम. ठीक है, इसको हम लाइम भी बोल सकते हैं. ओके, अभी इसको जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो व्हाट वी गेट इज CaOH2. इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, स्लेक्ट लाइम. इसको हम बोलेंगे स्लेक्ट लाइम. ठीक है, CaOH2 बोलेंगे इसको. ठीक है, दिस इज नोन एज स्लेक्ट लाइम. क्लियर है, समझ में आ रहा है. ओके, या लाइम वाटर भी बोल सकते हैं. ठीक है, इसका जब बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन होता है तो हम इसको लाइम वाटर भी बोलते हैं. ओके, देन वी हैव CaCO3. इसको हम कैल्शियम कार्बोनेट. अच्छा, इसका जो केमिकल नेम होगा वो होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दिस इज बेसिकली द केमिकल नेम ऑफ इट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. अभी हमारे पास है भाई साहब कैल्शियम कार्बोनेट. सो इसका जो केमिकल नेम है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. सो द केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट है इसका केमिकल नेम. और इसका जो क्या कहते हैं कॉमन नेम है वो है लाइमस्टोन. द कॉमन नेम इज लाइमस्टोन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल. ठीक है, ओके, सो लेट्स प्रोसीड अहेड. कहाँ थे हम भाई साहब. ओके, सो इन द कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नोन एज स्लेक्ट लाइम. कीपिंग दिस पॉइंट्स एंड नाउ वी विल discuss about certain reactions. Okay, change in temperature. ठीक है, some chemical reactions are characterized by a change in the temperature. So either the temperature will rise or the temperature will fall down. But temperature of reactants, ठीक है, आपका reactants का जो temperature है, ठीक है, और products का जो temperature है वो अगर same नहीं रहता है, ठीक है, reactants और products के बीच में जो temperature है वो अगर same नहीं रहता है, कहीं कहीं पे reactants का temperature ज़्यादा और इसका कम, तो इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर क्या हो गया, ड्रॉप हुआ है. ठीक है, तो मतलब ये इसने हीट लिया है. ठीक है, सो दिस विल बी अ बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शन. आर वी गेटिंग दिस पीपल आर, अरे ओ पीपल आर. ठीक है, ये रिएक्टेंट्स है भाई साहब, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स बन रहा है. ठीक है, रिएक्टेंट्स का प्रोडक्ट्स बन रहा है, तो आपका अगर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर हाई है और यहाँ पे टेम्परेचर लो है, तो इसका मतलब टेम्परेचर गया किधर, रिएक्शन में गया, ये यूज हुआ है. ठीक है, तो टेम्परेचर मतलब आपका ड्रॉप हुआ है. टेम्परेचर ड्रॉप कब होगा, जब आप हीट को यूज कर रहे हैं. तो इज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज यूज्ड, इसमें हीट को हम यूज कर रहे हैं. ठीक है, हीट यूज्ड अप हो रहा है, इसको हम बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, अभी लेट्स से वी हैव अ रिएक्टेंट, एंड वी हैव द प्रोडक्ट्स. ठीक है, कुछ भी रहने दो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में. यहाँ पे टेम्परेचर कम है लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है. ठीक है, सो लेट्स से टेम्परेचर हियर इज लेस एंड द टेम्परेचर हियर राइजेस. ठीक है, इफ द टेम्परेचर हियर राइजेस तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई साहब, एक्सोथर्मिक, है कि नहीं. वी विल कॉल दिस रिएक्शन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. यहाँ पे क्या हुआ है, हीट रिलीज हुआ है, द हीट हैज़ बीन रिलीज्ड. ठीक है, हीट रिलीज हुआ है एंड हेंस वी विल कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है. ओके, सो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक आर क्लियर. ओके, फॉर एग्जाम्पल व्हेन क्विकलाइम रिएक्ट्स विद वाटर then slaked lime is formed and a lot of heat energy is produced. तो आपने देखा रहेगा जो लोग पेंटिंग वगैरह का काम करते हैं जनरली ग्लव्स पहन के करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि जब वो क्या करते हैं, चूने को घोलते हैं, राइट, चूने को पानी में घोलते हैं और उसमें फिर पेंट का जो भी रंग है वो मिलाते हैं. तो ये चूने के पानी में घोलने में काफ़ी सारा हीट इवॉल्व होता है, और अगर वो ग्लव्स ना यूज़ करें तो उसमें क्या होगा, उनके हाथों में ऐसे बॉयल्स आ जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारा हीट इवॉल्व होता है. ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ हीट दैट गेट्स इवॉल्व. ठीक है, इसीलिए जो लोग पान खाते हैं चूना लगाकर, ठीक है, तो उन लोगों का अभी जो ज़बान है वो काफ़ी जली हुई होती है. ठीक है, उसमें बॉयल्स आएंगे, तो उनके जो टंग है उसमें काफ़ी सारे बॉयल्स आ जाएंगे. हो सकता है टेस्ट ग्लैंड्स भी बर्बाद हो जाए.
ठीक है, टेस्ट ग्लैंड्स भी जाता रहता है उनका, तो ज़्यादा चूना मत खाइएगा, खाते हैं ना, झूठ मत बोलिए, ठीक है। तो चूना जो होता है वो क्या करता है, जैसे ही उसके साथ आप पानी मिक्स करते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, आप इसको फील कर सकते हैं, किसी भी थोड़ा बहुत चूने में आप पानी मिलाएंगे आप देखेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा उसका, ठीक है। सो जो बकेट्स में देखिए, ये जो बड़े बड़े बकेट्स आते हैं, जो पेंटिंग के बकेट्स आते हैं, तो उसमें एक्चुअली चूना ही तो गोला जा रहा है, ठीक है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, देखो, ठीक है। द रीज़न वाई दे आर स्ट्रॉन्ग इज बिकॉज काफ़ी टेम्परेचर बढ़ता है उसका प्लास्टिक ही अलग होता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा उसमें, ठीक है। ओके, सो दिस हीट रेजेज द टेम्परेचर ड्यू टू विच द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट। तो आपका ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें जैसे ही आप पानी मिलाएंगे भाई साहब क्या हो जाएगा बोलो, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, CaOH2 होगा, ठीक है, CaOH2 फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, प्लस एवोल्यूशन ऑफ हीट होगा, और इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे भाई साहब, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है, टेम्परेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स बना है टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर रिएक्टेंट से ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट से भाई साहब ज़्यादा होगा, ठीक है। सो इट विल बिकम हॉट। सो आपका ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, इसमें जब आपने वाटर मिक्स किया है, इट इज़ बेसिकली फॉर्मिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ठीक है, जिसके वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। आर वी क्लियर पीपल, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम, सो दिस इज बेसिकली व्हाट, क्विकलाइम, एंड दिस इज व्हाट, वाटर, ठीक है, एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्लाइम इज characterized by a change in temperature. So there will be a change in temperature, which is basically rise in temperature. The reaction between quicklime and water to form slakelime is called exothermic reaction, which means heat producing reaction. तो ये एक heat producing reaction है। जैसे ये हार्ड ग्लास बीकर है, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, जब आपने इसमें वाटर डाला तो ये स्लेक्लाइम बना, और साथ ही साथ काफ़ी सारा हीट इवॉल्व हुआ। क्विकलाइम रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म स्लेक्लाइम, रिलीजिंग अ लॉट ऑफ हीट, काफ़ी सारा हीट इसमें रिलीज होता है। द बीकर बिकम्स हॉट एंड इट्स टेम्परेचर राइजेस, इसका भाई साहब टेम्परेचर बहुत राइज हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। टच द बीकर केयरफुली, अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज यू विल बर्न योर फिंगर्स, ठीक है। द बीकर फील्स टू बी क्वाइट हॉट एज द टेम्परेचर हियर राइजेस। क्लियर है। छाता होता लाए, नहीं लाए, बारिश हो रही है, भीगते हुए झड़ जाएंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्लियर है। तो आपने देखा भाई साहब यहाँ पे हीट इवॉल्व हो रहा है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक ग्रैन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। इफ वी टच द कोनिकल फ्लास्क कंटेनिंग जिंक ग्रैन्यूल्स एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इट इज फाउंड टू बी वार्म। तो भाई साहब ये वाला रिएक्शन भी देखो ना, देखो भाई साहब Zn प्लस H2SO4, यहाँ पे जो ZnSO4 फॉर्म हो रहा था, हमने इस एग्जाम्पल को कहाँ पे कंसिडर किया था, हमने इस एग्जाम्पल को एवोल्यूशन ऑफ अ गैस में कंसिडर किया था, बिकॉज व्हाट इज गेटिंग इवॉल्व्ड हियर इज हाइड्रोजन गैस। व्हेन वी सी दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इवॉल्विंग हीट, which means that the temperature of the products is more than the temperature of the reactants. So temperature of products is more than the temperature of reactants, hence we will call this as a reaction which is basically exothermic. ये आपका exothermic reaction हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये? ओके। Thus the chemical reaction between zinc granules and dilute sulfuric acid is also characterized by change in temperature, which is basically what? Rise in temperature. The chemical reaction in which carbon burns in air to form carbon dioxide and releases a lot of heat. यहाँ पे देखिए जैसे कार्बन, कोई भी फ्यूल जब बर्न होती है, ठीक है, कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट इज रिलीज्ड, ठीक है। जितने भी आपका जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, इसमें भी हीट रिलीज होता है। आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन क्यों होता है? क्योंकि ग्लूकोज का कंटिन्यूसली बर्निंग हो रहा है। आपने लाइफ प्रोसेसेस में देखा कि कैसे एटीपी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग एनर्जी, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेसेस है ये, ठीक है। किसी भी फ्यूल का बर्न होना, जितने भी आपके फ्यूल्स हैं, ठीक है, जो बर्न होंगे वो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, दे विल प्रोड्यूस हीट, ठीक है। जैसे आपका समझ लो हमने फ्यूल ले लिया CH2OH, ठीक है, इसको अगर हम बर्न कराएंगे सो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये फॉर्म होगा, प्लस एनर्जी फॉर्म होगी। सो एनी फ्यूल विल ऑलवेज रिलीज एनर्जी, और ये एनर्जी ज़्यादा करके हीट फॉर्म में रहेगा, ठीक है, इट विल बी ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ हीट। कोयला जब जलता है तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हीट प्रोड्यूस कर रहा है, राइट। सो इसी तरह से जितने भी आपके फ्यूल्स हैं जो डिफरेंट व्हीकल्स में यूज़ हो रहे हैं, व्हेन दे बर्न दे विल प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है।
इस हीट को एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो वी विल नाउ गिव वन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज अब्सॉर्ब ड्यू टू विच द टेम्परेचर विल फॉल, ठीक है। व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू अमोनियम क्लोराइड टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड मिक्स विद अ ग्लास रॉड, द बेरियम क्लोराइड, अमोनिया एंड वाटर आर फॉर्म, ठीक है। A lot of heat energy is absorbed during this reaction due to which the temperature of the reaction mixture falls and the bottom of the test tube becomes very cold. Thus the chemical reaction between barium hydroxide and ammonium chloride to form barium chloride and ammonia and water is characterized by change in temperature. तो यहाँ पे देखो बेरियम क्लोराइड को, दिस इज बेसिकली बेरियम क्लोराइड है, दिस इज बेरियम क्लोराइड है, ठीक है। एंड व्हेन वी हीट नहीं कर रहे हम इसको, किसके साथ रिएक्ट करा रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड, सॉरी बेरियम हाइड्रोक्साइड है, आई एम सो सॉरी। सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर मेकिंग बेरियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ अमोनियम क्लोराइड एंड दिस इज फॉर्मिंग व्हाट, दिस इज फॉर्मिंग बेरियम क्लोराइड, बस अभी बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर, ठीक है। चलिए इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई आउट सम बैलेंसिंग आउट है। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड है, हमारा पर्पस यहाँ पे इस रिएक्शन को पढ़ना ये है कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ठीक है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड है प्लस अमोनियम क्लोराइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है प्लस अमोनियम क्लोराइड है, क्या क्या फॉर्म कर रहा है ये भाई साहब, ये फॉर्म कर रहा है बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया, ठीक है, प्लस वाटर, ठीक है, प्लस वाटर, ठीक है, बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर, ठीक है, ओके। चलिए अभी हम बेसिकली रिएक्टेंट्स को लिख लेते हैं, ठीक है। इफ वी पुट इन रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट्स में क्या क्या है बताइए, बेरियम है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, बेरियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, यही तो है, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो क्या क्या है प्रोडक्ट्स में, आप रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को लिख लीजिए, फटाफट बैलेंसिंग हो जाएगी। बेरियम है, उसी क्राइटेरिया में लिखिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, इसके सिवा तो और कुछ है नहीं, ठीक है। बेरियम कितने हैं आपके पास यहाँ पे 1, ऑक्सीजन कितना है बोलो 2, हाइड्रोजन कितना है बोलो 2, क्योंकि जिसके और क्या है बोलो, हाइड्रोजन 4 इधर से आ गए तो 2 + 4, सो दैट इज गोइंग टू बी बेसिकली 6, तो दिस इज गोइंग टू बी 6, ठीक है। और क्लोरीन बोलो कितना है 1, नाइट्रोजन बोलो कितना है 1, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ओके। यहाँ पे बताइए बेरियम 1, ऑक्सीजन कितना है बोलो यहाँ पे 1, हाइड्रोजन कितना है 3 + 5, ठीक है 5, ओके, नाइट्रोजन कितना है बोलो 1, क्लोरीन कितना है बोलो 2, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी आप क्या करेंगे, सोचिए ना, सोचिए क्या करेंगे। तो आप यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे देखो 2 है, तो इसको मुझे ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया सो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 + 3 7 हो जाएगा ना, ठीक है। सो दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 7, ओ माय गॉड, ई बाबा, ठीक है। ये हो गया आपका 7, तो ये हो गया 2, ये हो गया आपका 7, 2 इधर हुआ, 2 × 2 = 4 और 4 + 3 7 हो गया यहाँ पे, ठीक है, ओके। अभी हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है भाई साहब 6, ठीक है। हाउ डू वी फिक्स दिस, अभी देखो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन 2 है और यहाँ पे क्लोरीन क्या है 1 है, तो इस क्लोरीन को हम रहने देते हैं, इधर वाले क्लोरीन को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, मतलब इसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली n मल्टीप्लाई हो गया 2 से, यहाँ पे जो 4 था 4 × 2 = 8 हो गया और 9 10, ठीक है। सो नाउ दिस बिकम्स 10, आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल। देखो यहाँ पे 2 हो गया और ये 4 × 2 = 8, तो ये हो गया 10, इसका कितना हो गया, क्लोरीन का कितना हो गया बोलो 2, नाइट्रोजन का कितना हो गया अभी यहाँ पे 2, और कुछ चेंज हुआ है नहीं, और द रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन द सेम। तो अभी हमको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, तो क्लोरीन तो सेम है, नाइट्रोजन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। द मोमेंट आई मल्टीप्लाई नाइट्रोजन विद 2, व्हाट विल हैपन इज 3 × 2 = 6, 6 + 4 अभी कितना हो गया यहाँ पे बोलो 10 हो गया, नाइट्रोजन कितना हो गया बोलो 2 हो गया, ठीक है। इज इट बैलेंस्ड, 1 2 10 2 2, 1 2 10 2 2, परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है ये, ठीक है। दिस इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। तो आपका यहाँ पे अमोनिया गैस इवॉल्व हुआ है, ये बेरियम क्लोराइड है। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि ये वाला जो रिएक्शन है इसमें आपको क्या दिखेगा, इधर जो टेस्ट ट्यूब में आपने डाला हुआ है, ठीक है, ये लगभग गर्म था, लेकिन अभी ये वाला टेस्ट ट्यूब एकदम ठंडा हो जाएगा। इफ यू टच दिस पार्ट इट विल बिकम वेरी कोल्ड। सो व्हाट हैज हैपेंड हियर इज दैट द रिएक्टेंट्स हैव यूज्ड द हीट आउट हियर। सो यहाँ पे आपका जो टेम्परेचर ऑफ प्रोडक्ट्स है, टेम्परेचर ऑफ प्रोडक्ट्स है, दिस इज मोर देन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड वी कॉल दिस एज एन
एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में कभी कभी बाहर से आपको हीट देना पड़ता है। यहाँ पे तो फिलहाल बाहर से आपको हीट नहीं देना पड़ा है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर चेंज से आप बता सकते हैं कि दिस रिएक्शन हैज़ बेसिकली यूज्ड हीट। सो इफ यू हैव पुट इट इन अ टेस्ट ट्यूब, these reactants, you will see that the test tube at the lower end becomes colder. If the test tube at the lower end is become colder, then what is happening? Then the heat is getting used up. अगर heat used up हो रहा है तो this will definitely be an endothermic reaction. Clear है? क्या ये समझ में आ रहा है पीपला? Is it understood पीपला? अच्छा, सब कुछ समझ में आ रहा है। तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन का फंडा समझ में आ रहा है। अगर समझ लो A प्लस B है और इस पे हम प्लस हीट दे रहे हैं, ठीक है, और ये बन रहा है भाई साहब C प्लस D, तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई साहब? दिस इज बेसिकली एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको लिखने का एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा भाई साहब? A प्लस बी, ऐसे हमने एरो डाला, इसके ऊपर ये ट्राइंगल बना दिया। ये ट्राइंगल मतलब होता है हीट, ठीक है, तो ये बन रहा है आपका C प्लस डी। ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तीसरा तरीका क्या है? टेम्परेचर ऑफ C प्लस डी इज मोर देन टेम्परेचर temperature of A plus B is more than temperature of C plus D. Temperature of A plus B is more than temperature of C plus D. अगर ये भी होता है तो आपका बेसिकली किस टाइप का रिएक्शन हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? ओके। अगर आपका भाई साहब ऐसा है कुछ, A प्लस बी इज इक्वल टू C प्लस डी प्लस हीट, अगर ऐसा हो रहा है तो ये किस टाइप का रिएक्शन हो गया? बोलिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज बेसिकली एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब? C प्लस डी का जो टेम्परेचर है, ठीक है, ये टेम्परेचर ऑफ C प्लस डी इज मोर देन टेम्परेचर ऑफ A प्लस बी, ठीक है। प्रोडक्ट्स का टेम्परेचर आपको रिएक्टेंट्स के टेम्परेचर से ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ओके ओके ओके। सो barium ammonium water is so this is an endothermic reaction which means that it is a heat absorbing reaction, ठीक है। तो endothermic मतलब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? ओ बच्चा पार्टी, it is basically a heat absorbing reaction. Endothermic will be a heat absorbing reaction, ठीक है। and exothermic reaction मतलब क्या हो जाएगा? बोलो। exothermic मतलब heat गिविंग रिएक्शन, हीट इवॉल्विंग रिएक्शन, ठीक है। इसमें हीट इवॉल्व होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? हीट इवॉल्विंग एंड हीट कंज्यूमिंग। आर वी क्लियर ऑन दीज थिंग्स पीपल? आ समझ में आ रहा है कि नहीं पता नहीं चल रही है, फिलहाल देखते। अभी देखो हम चेंज इन स्टेट की बात करेंगे। दिस वुड बी द लास्ट चेंज इन केमिकल रिएक्शंस। सो व्हाट हैपेंस इन चेंज इन स्टेट? सो सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट। फॉर एग्जांपल व्हेन वैक्स इज बर्न्ड इन द फॉर्म ऑफ अ वैक्स कैंडल, देन वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फॉर्म। तो यहाँ पे आपका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। आप चाहे तो अगर यहाँ पे ऐसा ग्लास रख कर देख लेंगे तो इसमें आपको वाटर ड्रॉपलेट्स मिलेगा, ठीक है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म होता है, ठीक है। अगर आप वैक्स के गैस को कलेक्ट करके कैसा भी करके लाइम वाटर में पास कराएंगे तो यू विल सी दैट द लाइम वाटर विल टर्न मिल्की, ठीक है। तो आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इज अ नॉन सपोर्टर ऑफ बर्निंग। Yes, it is a non-supporter of burning, but the substances through which wax is made is basically containing carbon, ठीक है। इसमें कार्बन होता है तो ऑब्वियसली वो जब ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड करेगा। इट इज़ बेसिकली अ टाइप ऑफ अ फ्यूल ओनली। एक टाइप ऑफ अ फ्यूल ही है ना, आपको लाइट एनर्जी दे रहा है, वो हीट एनर्जी दे रहा है। सो इट्स अ टाइप ऑफ अ फ्यूल ओनली। और ज़्यादा करके फ्यूल्स आपके कार्बन से बने हुए होते हैं, तो ये भी कार्बन है इसमें, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ओके, so some chemical reactions are characterized by a change in state. For example, when wax is burned in the form of a wax candle, then water and carbon dioxide are formed. Now wax basically क्या है? आपका एक solid है, water is a liquid, whereas carbon dioxide is a gas, ठीक है। आप देखोगे wax क्या है? एक solid है कि नहीं? wax solid है, water जो form हो रहा है वो एक liquid है, और carbon dioxide एक gas है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? During the combustion मतलब जब जल रहा है, ठीक है, रिएक्शन ऑफ वैक्स, तो वैक्स का जब कंबशन रिएक्शन हो रहा है मतलब व्हेन इट इज एक्चुअली बर्निंग, द फिजिकल स्टेट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। तो ये जो फिजिकल स्टेट है दिस इज बेसिकली चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड देन फ्रॉम लिक्विड टू गैस। द फिजिकल चेंज इज चेंजिंग फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। Thus the combustion reaction of candle wax is characterized by a change in state from solid to liquid and gas
because wax is a solid, that is water formed by combustion of wax is a liquid at room temperature, whereas carbon dioxide produced by the combustion of wax is a gas. तो आपके भाई साहब देखो 3 स्टेट्स मिल रहे हैं आपको, वैक्स सॉलिड फॉर्म में है और आपको जो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, वैक्स देखिए सॉलिड फॉर्म में है, वैक्स आपका सॉलिड फॉर्म में है और इसका जब आप हीटिंग करा रहे हैं, मतलब क्या करा रहे हैं, कंबस्शन, ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, वाटर विच इज़ इन लिक्विड फॉर्म एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। सो देयर, तो इसमें आपको देखिए 3 स्टेट्स मिल रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. So there is basically a change of state that is happening, and this is also a chemical reaction. So there are some chemical reactions which can show more than one characteristic. तो आपने देखो यहाँ पे कितने characteristic changes देखे, गैस का evolution पहला था भाई साहब आपका क्या, गैस का evolution, उसके बाद precipitate का फॉर्म होना, उसके बाद चेंज इन कलर, ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर चेंज, ठीक है, मतलब एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, और 5वां वाला क्या देखा आपने, चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट. सो ये लगभग सारी चीज़ों को कवर करता है जिससे हम एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है. दिस इज बेसिकली कवरिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. द फर्स्ट इज एवोल्यूशन ऑफ अ गैस. We have seen that gases can be characterized either by their smell or by their color. Some gases are colored, ठीक है, जैसे आपका नाइट्रोजन एक कलर्ड गैस हो गया, ब्रोमीन एक कलर्ड गैस हो गया. सो बहुत सारे गैसेस आपके ऐसे कलर्ड होते हैं, ठीक है. सो सम गैसेस आर कलर्ड, सम हैव अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल. फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड का एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, सड़े हुए अंडे का बास आता है, ठीक है. तो इस तरीके के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक स्मेल से भी हम इनको कैरेक्टराइज कर सकते हैं. और जो कलरलेस एंड ओडरलेस गैसेस होते हैं उनको हम कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, कलरलेस एंड ओडरलेस गैसेस, हाउ डू वी कैरेक्टराइज देम, बाय सर्टेन टेस्ट दैट वी परफॉर्म. सो एक लाइटेड मैस्टिक हमारा सबसे कॉमन टेस्ट है फॉर द एवोल्यूशन ऑफ एनी कलरलेस एंड ओडरलेस गैस. तो लाइटेड मैस्टिक अगर वो ग्लो हो रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन जा रहा है. अगर इट बर्न्स विद अ पॉपिंग साउंड देन डेफिनेटली हाइड्रोजन इज गेटिंग इन्वॉल्व, एंड इफ इट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड देन मोस्ट प्रॉब्ली कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग इन्वॉल्व. देखो कार्बन डाइऑक्साइड का हम सेकेंड टेस्ट पे इसलिए जाते हैं क्योंकि ओनली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बेसिकली कंसर्न विद बर्निंग. हाइड्रोजन तो खुद ही जल जाता है और ऑक्सीजन सपोर्ट करता है, बाकी सारे गैसेस बर्निंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है. तो इसीलिए हमको सेकेंड टेस्ट पे जाना पड़ता है. और कार्बन डाइऑक्साइड का सेकेंड टेस्ट क्या है, इफ़ यू पास इट इनटू लाइम वाटर इट विल फॉर्म मिल्की बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. क्लियर है. सो ये भाई साहब आपकी चीज़ें हो गई एवोल्यूशन ऑफ गैसेस के बारे. प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन वी हैव सीन दैट अ लॉट ऑफ रिएक्शंस फॉर्म प्रेसिपिटेट. तो जैसे आपने देखा बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बन रहा है, मतलब वो धीरे धीरे नीचे जम रहा है, ठीक है. सो व्हेन वी आर ट्रीटिंग इट देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट. चेंज इन कलर, ठीक है, व्हाट वी मीन बाय चेंज इन कलर इज कि भाई साहब कलर का चेंज होना, ठीक है. जैसे आपने देखा पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को जब आप मिक्स करा रहे हैं, दोनों कलरलेस सोल्यूशंस हैं, लेकिन अचानक से एक लेड आयोडाइड बनेगा जिसका कलर हो जाएगा, ठीक है. सो इट विल फॉर्म, देयर विल बी बेसिकली अ चेंज इन कलर. देन वी हैव टेम्परेचर चेंज. टेम्परेचर चेंज मतलब इधर द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, दैट इज अ हीट इवॉल्विंग रिएक्शन, और द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, अ हीट कंज्यूमिंग रिएक्शन. तो रिएक्शन में या तो हीट कंज्यूम हो रहा है या तो हीट इवॉल्व हो रहा है, तो उसको हम टेम्परेचर चेंज बोलेंगे. और यहाँ पे देखा हमने चेंज ऑफ स्टेट, तो एक सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस का बनना, ये सब भी आपके केमिकल रिएक्शंस में हो सकता है, ठीक है. सो देयर आर सम केमिकल रिएक्शंस व्हिच कैन शो मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक. तो ऐसा नहीं है कि हर एक केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एक ही चेंज होगा, ठीक है, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा. हो सकता है एक से ज़्यादा चेंजेस हो या तो सारे चेंजेस हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है. सो यू कैन लोकेट ईदर वन चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, you can locate either two of these changes in a chemical reaction or maybe more than two, ठीक है. So chemical reaction basically is a reaction in which absolutely new products with absolutely new properties are formed. So पूरा नया properties form होता है और new products भी form होते हैं, ठीक है. So chemical reaction में ये सारी चीज़ें होती हैं. Are we clear through this people? Is this clear? कुछ doubts या questions हैं? Anybody has any doubts or questions with regards to whatever we have studied so far? कोई भी question या doubt? नहीं, कुछ आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, नहीं. Any doubts, any questions? No? Okay, so we'll start with
द नेक्स्ट वन सेकेंड ना। ओके, केमिकल इक्वेशंस बेसिकली देखिए क्या होते हैं। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंट, अरे तुम क्यों नाच रहे हो भाई साहब, तुम मत नाचो। ओके, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट इज नोन एज बेसिकली अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन मतलब क्या हो जाता है भाई साहब, आपका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, मतलब जितने भी रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हैं या जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको हम सिंबॉलिकली उनके सिंबल्स को यूज करके हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो उतने लंबे लंबे हैं और इतने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट है कि अगर हम उनको लिखने जाएंगे तो 2 पेज भर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उसको शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए वी विल अंडरस्टैंड केमिकल इक्वेशंस। तो बेसिक जो चीज़ें हैं केमिकल इक्वेशंस लिखने के पहले वो ये है कि आपको कॉमन एलिमेंट्स के सिंबल्स याद होने चाहिए। ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, जैसे 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 अगर मैं आपसे पूछूं सोडियम, इसको हम कैसे लिखते हैं, सॉरी मतलब अगर हम सोडियम लिख रहे हैं, ठीक है, सोडियम, वाई डू वी राइट इट इज Na, बिकॉज इसका जो लैटिन नेम है दैट इज बेसिकली नाट्रियम। ठीक है, तो इसमें से ये नाम लिया गया है सोडियम। ठीक है, अगर हम हाइड्रोजन लिख रहे हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, सो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय H और H2 जो भी है। ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट, दीज आर सम वेरी कॉमन एलिमेंट्स। ऑक्सीजन को हम O2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, देन वी हैव लेट्स से पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय K, क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है वो कैलियम है। ठीक है, सल्फर, सल्फर इज रिप्रेजेंटेड, सो दीज आर बेसिकली एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, देन वी हैव क्लोरीन, देन वी हैव क्लोरीन, so this will be represented by a Cl, let's say. ठीक है, then we have a bromine. ठीक है, bromine it will be represented by Br. then we have a fluorine. ठीक है, ये फ्लोरीन रिप्रेजेंट होगा भाई साहब आपके F से। ठीक है, ये ऑल दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस। और कुछ ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी विल रिप्रेजेंटेड बाई Ca। ठीक है, बेरियम, ठीक है, बेरियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाई Ba। देन वी हैव नाइट्रोजन, दीज आर एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशंस। तो आपको जैसे ये एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशन में ये अल्फ़ाबेट दिखेगा, ये शुड बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि ये अल्फ़ाबेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन आपका N हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, सो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई Mg। ठीक है, और क्या हो जाएगा भाई साहब, सिल्वर। ओके, सिल्वर को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, चलिए Ag। गोल्ड अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो गोल्ड हो गया आपका Au। एनीथिंग एल्स पीपल, जिंक। ओके, चलिए जिंक, जिंक को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, Zn। ठीक है, एनीथिंग एल्स, ये जो इसको आप कैपिटल लेटर में मत लिखिएगा, दिस विल ऑलवेज बी अ स्मॉल हैंडेड लेटर। ठीक है, इट विल नेवर बी अ कैपिटल लेटर। जो दूसरा वाला अल्फ़ाबेट होगा वो कभी कैपिटल लेटर हो ही नहीं सकता। पहला वाला अल्फ़ाबेट डेफिनेटली एक कैपिटल लेटर होगा, दूसरा वाला अल्फ़ाबेट कभी भी कैपिटल लेटर नहीं होगा इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनिमल, इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। एनी अदर थिंग, कॉपर। ओके, कॉपर, चलिए भाई साहब, कॉपर को अगर हम लिखते हैं, सो दिस इज बेसिकली Cu, क्योंकि आता है लैटिन नेम क्यूप्रम से। हाँ, आयरन, आयरन इज रिप्रेजेंटेड बाय Fe, फेरम से हम निकालते हैं इसको। ठीक है, और एनीथिंग एल्स, कार्बन is basically represented by capital C. Anything else? These are some elemental representations. और मुझे तो याद नहीं आ रहे हैं, बाकी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, बट दीज आर सर्टेन एलिमेंट, हाँ, सर्टेन एलिमेंटल रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को आपको देखकर ही समझना पड़ेगा। ओके, सो अभी देखो हम यहाँ पे बैलेंसिंग करेंगे, तो बैलेंसिंग करने के पहले कुछ चीज़ें आपको मतलब समझनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, जिंक मेटल रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो आप पहले वर्ड इक्वेशन लिख लीजिए, ये वाला क्या हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली अ वर्ड इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन में क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हो गया आपका वर्ड इक्वेशन। ठीक है, ओके, दिस इज नोन एज द वर्ड इक्वेशन, वी कैन चेंज दिस वर्ड इक्वेशन। अभी देखो जिंक का सिंबल क्या है, Zn, तो हमने यहाँ पे Zn लिखा। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का भाई साहब क्या हो जाएगा, H2SO4। ये H2SO4 कैसे हो रहा होगा, आर यू अवेयर इससे
कैसे हो रहा है ये? तो आपका देखिए यहाँ पे जिंक, ये वर्ड इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, जिंक मेटल विच इज बेसिकली इन द सॉलिड फॉर्म प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड will form zinc sulfate plus हाइड्रोजन गैस, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है? ओके, तो अभी ये जिंक मेटल को हम क्या लिखेंगे? Zn, इसको हम H2SO4 लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे ZnSO4 और इसको हम लिखेंगे H2। ठीक है, तो पहली बात तो जो लोग अकेले एलिमेंट्स हैं उनका तो समझ में आता है। जैसे यहाँ पे देखो जिंक को हम Zn ही लिखते हैं क्योंकि वो एक इकलौता एलिमेंट के हिसाब से ही सर्वाइव करता है। सो जिंक ऐसे है। अभी H2SO4 जो है, इसको हम H2SO4 क्यों लिखते हैं? तो H का वैलेंसी है 1, ठीक है, SO4 की वैलेंसी है 2, ठीक है, तो यहाँ पे H की वैलेंसी है 1, SO4 की वैलेंसी है 2 सल्फेट आयन की। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और आपको मिल जाएगा यहाँ पे H2SO4। सो व्हाट यू विल गेट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विल बी H2SO4। क्लियर है, समझ में आ रही है? ओके, सो जैसे जैसे यहाँ पे देखो H2SO4 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2SO4, Zn प्लस H2SO4 विल बी इक्वल टू ZnSO4। अभी Zn की और SO4 देखो, इसकी वैलेंसी भी 2 है, इसकी वैलेंसी भी 2 है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। दैट्स द रीजन यू आर गेटिंग ZnSO4। ठीक है, सो इस तरह से हम वर्ड इक्वेशन को बेसिकली अल्फाबेट्स में कन्वर्ट करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग इज रिप्रेजेंटिंग इट लाइक दिस। नाउ देयर विल बी सम मोर एडिशंस टू इट। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज रिप्रेजेंटेड बाय H2, ठीक है, तो इसलिए हमने हाइड्रोजन गैस को ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ये जिंक सल्फेट है, दिस इज बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हो गया आपका जिंक। ठीक है, सो दैट इज हाउ थिंग्स आर। So formula of hydrogen is H2, formula of zinc sulfate is ZnSO4. So putting the symbols and formula of all these substituted in the above equation, we get the following chemical equation. तो Zn plus H2SO4 ये हो गया reactants, ZnSO4 plus H2 this will be basically products. तो zinc metal reacts with dilute sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas is evolved. How will you recognize that this is a hydrogen gas which is evolved? Hydrogen gas will, if you bring a lighted matchstick close to it, it will burn with a popping sound. तो उसमें एक popping sound का आवाज आएगा। The substances which combine or react are known as reactants. तो जो भी substances combine या कर रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे? reactants. Zinc and sulfuric acid are the reactants here. The reactants are always written on the left hand side of the equation. तो आप reactants को हमेशा left hand side में लिखते हो और products को हमेशा right hand side में लिखते हो। ठीक है, So the new substances produced in a reaction are known as products. तो जो नए substances produce हो रहे हैं एक reaction में, they are basically known as products. Zinc sulfate and hydrogen are the products in this case. तो यहाँ पे भाई साहब आपके ये products हो गए। हम reactants को हमेशा किस साइड में लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। प्रोडक्ट्स को हमेशा किस साइड में लिखेंगे? राइट हैंड साइड में। बीच में एक एरो बना होगा। ठीक है, ओके, अगर एरो इस तरीके का है तो मतलब वन साइडेड रिएक्शन है, और अगर एरो इस तरीके का है तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, द रिएक्शन माइट गेट रिवर्स्ड। ठीक है, तो ये उल्टा भी आ सकता है। ठीक है, तो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन आर द प्रोडक्ट्स इन दिस केस। द प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज रिटन ऑन द राइट हैंड साइड इन एन इक्वेशन विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। तो यहाँ पे भाई साहब रिएक्टेंट्स लिखो या हमेशा प्लस साइन ही होगा, तो ये प्लस ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, द एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। दिस एरो इंडिकेट्स that substances written on the left hand side are combining to give the substances written on the right hand side in the equation. तो ये arrow क्या बता रहा है आपका? जो भी substances left hand side में है ये combine कर रहे हैं to give the products which are there mentioned in the right hand face. ठीक है, it should be clear by now that chemical equation is a shorthand method of representing chemical reaction. तो chemical equation basically chemical reaction को represent कर रहा है। ठीक है, सो एक शॉर्ट हैंड मेथड है। शॉर्ट हैंड मतलब समझते हैं, अगर समझ लो जो बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं या बड़े बड़े ऑफिस में काम करते हैं, जब उन लोग कोई लेटर लिखवाते हैं तो उनके जो सेक्रेटरीज होते हैं या उनके जो असिस्टेंट्स होते हैं, तो ये बोले जा रहे हैं तो उनको शॉर्ट हैंड में लिखना पड़ता है, फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, शॉर्ट हैंड में लिखना पड़ता है, उसको बाद में आप एक पूरा पूरा लेटर अलग से ड्राफ्ट करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट हैंड मेथड है ये आपको इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। तो बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है? अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो जितने एटम्स आपके रिएक्टेंट्स में होंगे उतने ही एटम्स उस एलिमेंट के प्रोडक्ट्स में भी होंगे।
ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो जिंक के कितने एटम्स आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे हैं, 1, और राइट हैंड साइड में कितने दिख रहे हैं आपके, 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ जिंक एटम्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, निम्रति इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, ठीक है, फॉर जिंक इज हाउ मच, 1, और यहाँ पे इन प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएगा भाई साहब, 1, ठीक है। नंबर ऑफ एच एटम्स यहाँ पे कितने हैं देखिए, 2 इन रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एच एटम्स इन प्रोडक्ट्स कितने हैं, 2, नंबर ऑफ एस एटम्स देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1, और नंबर ऑफ एच एटम्स यहाँ पे देखेंगे तो कितने हैं, 1, नंबर ऑफ ओ एटम्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितने हैं, 4, यहाँ पे कितने हैं, 4, तो ये परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है आपके। तो आप हमेशा इसको ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, this can be written in terms of this equation. We find that the reactants contain one zinc atom and products also contain one zinc atom. Reactants contain 2 hydrogen atoms and product also contain 2 hydrogen atoms. Similarly, reactants contain 1 sulfur atom and products also contain 1 sulfur atom. And finally, reactants contain 4 oxygen atoms and the products also contain 4 oxygen atoms. तो आपका भाई साहब ये perfectly balance हो गया। Thus there is an equal number of, और अगर आप balance नहीं है, अगर इक्वल नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में नहीं है तो आपको ज़बरदस्ती इसको करना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना पड़ेगा, 2 से 3 से, वॉट एवर यू नीड टू गेट इट मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है। सो देर इज एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, so the above chemical equation is a balanced equation. Since the number of atoms of various elements and reactants and products are equal, we can say that a balanced chemical equation has equal masses of various elements in the reactants and products. तो अगर आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, इक्वल मासेस होगा इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगर ये इक्वल मासेस नहीं है तो आपको मल्टीप्लाई करके इक्वल मासेस लाना पड़ेगा, यू विल हैव टू एक्चुअली ब्रिंग इट टू इक्वल मासेस। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है, ओके। एन अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, तो यहाँ पे अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ऑफ 1 और मोर एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, तो आपके अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स, एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 1 और मोर एलिमेंट्स ऑन इट्स 2 साइड्स, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, लेट अस काउंट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स इन द रिएक्टेंट्स एज वेल एज प्रोडक्ट। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पे कितने हैं बोलो, 2, और प्रोडक्ट में कितने हैं बोलो, 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स यहाँ पे कितने हैं बोलो, 2, प्रोडक्ट में कितने हैं बोलो, 1, ठीक है। इन दिस इक्वेशन दो द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल एंड इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इज इनइक्वल, तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन एटम्स अनइक्वल दिख रहे हैं, ठीक है। सो दस देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड बट ओनली 1 ऑक्सीजन एटम ऑन द राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे देखो अनइक्वल है, तो अभी हमको इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसको हम बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। So balancing by unequal number of atoms. So this would require balancing whenever you have unequal number of atoms. तो आप देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे H2 plus O2 ये आपका दे रहा है भाई साहब H2O, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं H कितना है, O कितना है, H कितना है, O कितना है। यहाँ पे H कितना है 2, यहाँ पे O कितना है 2, यहाँ पे H कितना है 2, O कितना है 1। तो ऑब्वियसली मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन H2O यहाँ पे साथ में है, तो जैसे ही मैं O को यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ऑटोमेटिकली H भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। तो यहाँ पे 2 × 2 मतलब H का भी कितना आ गया बोलो 4 और O का कितना आ गया बोलो 2। तो यहाँ पे मुझे कुछ करना, तो यहाँ पे मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना, ये अलग है तो आप इसको अलग से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे 4:2 4:2 अभी ये बराबर है, तो आपका बैलेंस्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा 2H2 + O2 = 2H2O। So now you have the same number of atoms on the reactant side as well as on the product side. The atoms that are involved in the reaction are same. तो इसको हम प्रॉपर बोलेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन तब तक हम केमिकल इक्वेशन रिगार्ड नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसको पूरा प्रॉपरली बैलेंस ना कर लें, ठीक है। सिंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज अनइक्वल, वी कैन से दैट अनबैलेंस्ड इक्वेशन हैज एन अनइक्वल मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। देखिए जैसे देखो यहाँ पे इक्वेशन है H2 + O2 H2O कंटेन्स 2 ऑक्सीजन एटम्स इन द रिएक्टेंट्स बट ओनली 1 ऑक्सीजन, तो हमने इसको देखो बैलेंस किया ये, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ परफेक्टली बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। दिस मीन्स द टोटल मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो जितने भी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स हैं दे मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द सेम टाइप्स ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट्स। तो आपके जितने भी एटम्स हैं रिएक्टेंट्स में वही सेम प्रोडक्ट्स में भी होने चाहिए और उनका मास भी सेम होना चाहिए।
It is obvious that we have to make the number of different types of atoms equal on both sides by a chemical equation. ठीक है, so to make the number of different types of atoms in equals in reactants and products is known as the balancing of the equation. इसको हम बोलेंगे भाई साहब balancing of equation. तो ये H2 plus हो गया, ये balancing of equation. The chemical equations are balanced to satisfy the law of conservation of mass in the chemical reactions. ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. तो मतलब कोई भी रिएक्शन रहने दो, ना मैटर उसमें क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा. तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स विल बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स. और ये बेसिकली जब आप एटम्स को इक्वल करते हैं तो दैट कन्फर्म्स दैट ओनली. ठीक है, बट ऑक्सीजन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ O2. सो एज द सब्सटेंसेज हैव डेफिनेट फॉर्मूले विच कैन नॉट बी ऑल्टर्ड, सो वी शुड नेवर चेंज द फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट. आप फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट कभी चेंज नहीं कर सकते. ठीक है, आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 2 या 3 से. मतलब अगर आपने O2 लिखा है तो आपको O2 ही लिखना पड़ेगा, आप इसको O5 नहीं लिख सकते. ठीक है, जस्ट टू बैलेंस इट. सो O2 को आप ऐसे 2 O2 लिख सकते हैं या 3 O2 लिख सकते हैं या 4 O2 लिख सकते हैं. दैट कैन बी डन, बट द फॉर्मूला इटसेल्फ कैन नॉट बी ऑल्टर्ड. अगर H2O है और अगर आपको बैलेंस करना है तो आप इसको H2O3 ऐसा नहीं लिख सकते. ठीक है, सो दिस विल चेंज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. हाँ, आप इसको 2H2O लिख सकते हैं, आप इसको 3H2O लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, ओके. सो इट विल बी गुड टू नोट हियर दैट एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट इन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. तो कुछ एलिमेंट्स हैं जो डायएटॉमिक फॉर्म में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया. ठीक है, हाइड्रोजन हो गया. ठीक है, देन वी हैव नाइट्रोजन एज वेल. ठीक है, फ्लोरीन. ठीक है, फ्लोरीन एज वेल. ऑल दीज बेसिकली आर एग्जिस्टिंग इन डायएटॉमिक स्टेट. मतलब ये क्या हो रहे हैं, दोनों एक साथ चलते हैं. मतलब ऑक्सीजन के 2 एटम्स एक साथ होते हैं जब भी होते हैं. ठीक है, फ्लोरीन के 2 एटम्स एक साथ होते हैं जब भी होते हैं. तो इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है जिसकी वजह से ये दोनों एक साथ होते हैं. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये. सो ऑल अदर एलिमेंट्स आर यूजुअली कंसिडर्ड मोनो एटॉमिक इन इक्वेशन दैटिंग. बाकी सारे एलिमेंट्स को मोनो एटॉमिक मानते हैं. जैसे आपका सोडियम हो गया मोनो एटॉमिक, जिंक हो गया मोनो एटॉमिक, सिल्वर हो गया मोनो एटॉमिक. ठीक है, ऑल दीज, एल्यूमिनियम हो गया मोनो एटॉमिक, कैल्शियम हो गया मोनो एटॉमिक, ऑल दीज आर मोनो एटॉमिक. मतलब ये सिंगल ही एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ यही आपके डाई एटॉमिक एग्जिस्ट करते हैं. क्लियर है, ओके. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम पीपल.